आई वॉज सफरिंग फ्रॉम माई ओन फिजिकल चैलेंज, तो जिसमें किडनी स्टोन भी मुझे डिटेक्ट हुआ था एट द एज ऑफ 27 ओनली। बट आई नीड द सोल्यूशन कि जिससे नेचुरली इन सबसे क्योर हो पाऊंगा। हमारे गांव में जो हार्डवेयर वगैरह काम करते क्यों ना इन्हें टेक्निकली साउंड करके ये चीजें सिखाई। हम पेन फ्री लाइफ डिलीवर कर रहे हैं विदाउट एनी एलोपैथी, विदाउट एनी केमिकल। ये सब इफेक्ट, ये सब थेरेपी जो है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। संधि विच्छेद बोलते हैं जैसे, लेकिन कायरो मीन्स हैंड्स, प्रैक्टिस मीन्स हाथों के द्वारा किया गया जो रेमेडी है, प्रैक्टिस है, उसे हम कायरोप्रैक्टिक कह सकते हैं। तो अभी हाथों से हम क्या करते हैं, सिर्फ हड्डियों से आवाज निकालना ये कायरोप्रैक्टिक नहीं। तो ऑस्टियोपैथी में आपका ऑस्टियो जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसके ऊपर काम करता है, तो उसमें कायरोप्रैक्टिक आता है। कायरोप्रैक्टिक बेसिकली क्या है कि बैक टू नेचर लाना। बहुत 6-7 स्टैंडर्ड के लड़कियों को भी अभी ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो मैं वही कहना चाहूंगा, लड़की है चाहे लड़का है, हम जब मिरर में खुद को देखते हैं ना, तो मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, चलो यूर आपके नी में जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, आपके हिप में और स्पाइन में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हर 20 मिनट्स के बाद या हाफ एन आवर्स के बाद आप को 10 सेकंड चलो, और आपका सिटिंग काम है तो आप हर 20 मिनट के बाद स्पाइन को डिकम्प्रेस कर लो। ओके, ये आपका कंप्यूटर पे आईटी प्रोफेशनल के लिए हम लोग बहुत कैंपेन चलाते हैं, बिकॉज उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत अर्ली एज में होते हैं। Hello, sir. हेलो, Welcome to the podcast channel TMO. थैंक यू। It's pleasure to have you. So let's start with your introduction. Sir, आपके बारे में कुछ बताइए। जी सर, तो मेरे बारे में इन द सेंस डिवाइन टच ह्यूमन गैरेज कैसे स्टार्ट हुआ, हम उस पर ही सीधा जाते हैं। तो बेसिकली ये जो हम पॉडकास्ट ले रहे हैं, तो हमारा मोटिव ये है कि लोगों तक हमें पहुंचाने की व्हाट इज ह्यूमन गैरेज या रिहैब एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसी चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए मैं निकला था। Okay. व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम माय ओन फिजिकल चैलेंजेस। सो एक बैक पेन था, नेक पेन था, फ्रोजन शोल्डर है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के भी बहुत सारे प्रॉब्लम से मैं जो है जूझ रहा था। तो जिसमें किडनी स्टोन भी मुझे डिटेक्ट हुआ था एट द एज ऑफ 27 ओनली। बट आई नीड द सोल्यूशन कि जिससे नेचुरली मैं इन सबसे क्योर हो पाऊंगा। और जैसे मैंने एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किया है, तो आई नो द एस्पेक्ट्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हाउ मसल वर्क्स एंड हाउ दे प्रोवाइड द एनाटॉमी टू आवर बॉडी। तो मैंने ये सोचा कि मेरे स्पाइन का अलाइनमेंट अगर डिस्टर्ब हुआ है तो कहीं ना कहीं पे तो मसल पे वर्क होना ज़रूरी है। और सिर्फ गोली खा के कैसे मेरा मसल जो है वो बैक टू द पोजीशन आएगा। सो वी नीड द थेरेपी। तो ये चीज़ों का आंसर ढूंढते ढूंढते आई रीच टू वन कायरोप्रैक्टर। तो उन्होंने जब मेरा स्पाइनल अलाइनमेंट किया, तो फिर जो हम जनरली वीडियोस में देखते हैं कि आवाज़ निकालते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, वैसा कुछ नहीं किया उन्होंने। ही वर्क्स ऑन माई मसल, बट मसल पे भी वो उन्होंने मसाज ले रहे वगैरह ऐसा कुछ नहीं। आइडेंटिफाई वेयर द एग्जैक्टली नॉट्स ऑफ माई मसल गेट फॉर्म। तो एग्जैक्टली वो वहाँ पे काम उन्होंने किया कि नेक में भी प्रॉब्लम है तो रूट कॉज उनको मेरे काफ में मिला। ओके, कहीं पे जो है शोल्डर में मिला। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ रिलीज किया विद द यूज ऑफ हैंड्स ओनली। और वहाँ से एक सिटिंग के बाद में मेरा 4 साल से जो प्रॉब्लम था वो अगले 2 महीने तक मैंने ऑब्जर्व किया कि रिकरेंस नहीं था। फिर मैं सर के पास गया। मैं ऑलरेडी इसमें हीलिंग में जो है मैं पंचगव्य चिकित्सा में काम करता था। एक मेरा पैशन है कि हमारे गौ माता के लिए काम करे, उसका जो साइंस है वो हर घर तक जाए। तो वहाँ पे जो हीलर थे जो पंचगव्य करते थे, मैंने सोचा क्यों ना इनको ये सिखाया जाए। हमारे गांव में जो हार्डवेयर वगैरह काम करते थे, क्यों ना इन्हें टेक्निकली साउंड करके ये चीज़ें सिखाई जाए। तो ये चीज़ों से फिर ट्रेनिंग आई। फिर सर को रिक्वेस्ट करके हमने वो कोर्स डिज़ाइन करके हम वो सिखाने लगे थेरेपिस्ट को, हीलर्स को। ये बाय पैशनेट चल रहा था। फिर धीरे धीरे पेशेंट अप्रोच होने लगे। उन्हीं में से कुछ लोग मुझे मिले जो मेरे नासिक के सिटी के ही थे और अच्छा काम करते थे, तो उन्हें मैंने साथ में लिया। और फिर मैंने डिवाइन टच हीलिंग सेंटर स्टार्ट। ओके, सो डिवाइन टच का मोटिव क्या है कि वी नीड टू प्रोवाइड द डिवाइन टच टू द पेनफुल सोल। ओके, मतलब यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ, तो जो जो चीज़ में एक्सपर्ट है वो सब एक्सपर्ट्स अंडर वन रूफ डिवाइन टच एज ब्रिंग। और आपको जो प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सही है वो आदमी तक आपको पहुंचाना, वो हीलर तक आपको पहुंचाने का काम जो है डिवाइन टच करती है। तो आज डिवाइन टच में 50 से भी ज़्यादा अलग अलग मॉडलिटीज़ के
कि अलग अलग इंडिया के एरिया से हीलर्स कनेक्टेड है ओके और जिनके थ्रू हम पेन फ्री लाइफ डिलीवर कर रहे हैं विदाउट एनी एलोपैथी, विदाउट एनी केमिकल, बैक टू नेचर हम उन्हें ला रहे हैं वो जो टोटली नेचुरल ही है। ओके और ये सब इफेक्ट, ये सब थेरेपीज जो है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये तरीके से डिवाइन टच। ओके दैट्स ग्रेट सर। सर ये ह्यूमन गैराज एग्जैक्टली होता क्या है, इस बारे में थोड़ा बताएं। ह्यूमन गैराज ये नाम अभी 1 साल से मैंने दिया है, ओके 4 साल हो गए। तो लोग जनरली पूछते थे कि आप जैसे इंटरव्यू ले रहे कि सर आप डिवाइन टच में करते क्या हो, तो ये सवाल तो छोटा है लेकिन फिर वो हड्डियों का आवाज निकालते हैं क्या, या कायरोप्रैक्टिक बोलने जाऊंगा तो कायरोप्रैक्टिक भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो वहाँ पे हम मसल पे भी काम करते हैं, विसरल ऑर्गन्स पे भी काम करते हैं, स्पाइन पे भी काम करते हैं, जॉइंट्स पे भी करते हैं, नर्वस सिस्टम पे भी काम करते हैं, क्लींजिंग थेरेपी भी हम करते हैं। तो अभी मैं डिवाइन टच करता क्या है बोलेंगे तो ये बहुत वास्ट उसका आंसर हो जाएगा जो Okay. लोगों को समझ में नहीं आएगा बिकॉज उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो फिर मैंने एक वर्ड उसको दिया कि वी आर द ह्यूमन गैरेज। तो एक डिवाइन टच एक ह्यूमन गैरेज है कि ये भी एक मशीन है ना, इसके स्पेयर्स तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है और हम इसका यूज करते ही रहते हैं करते ही रहते हैं। जब तक पेन सिम्टम नहीं आता है तब तक हमें लगता है कि आई एम फिट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कार के बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि जब तक कार चल रही है चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसे नहीं करते। हर 20,000 किलोमीटर के बाद उसे प्रॉब्लम हो ना हो हम उसे गैराज में पार्क करते हैं। गैराज में जाने के बाद उसका सर्विसिंग कर हो जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है, फिर उसका ऑयल फिल्टर जो है वो भी पूरा हम क्लीन कर लेते हैं, उसका क्लींजिंग भी हो जाता है। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ये मशीन तो डेली हम इसका इतना एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, इसको एक डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है। रोज डेली हम फॉर मेनी आवर्स एक ही सेट ऑफ मसल का यूज करते रहते हैं। मेरा वही काम है, मैं टेबल पे बैठा हूँ तो मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं सैलून में बैठा हूँ तो वही काम कर रहा हूँ, मैं झुक के काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में तो मेरा वही सेट ऑफ मसल यूज हो रहा है, तो वीक हो जाते हैं। उनके रिहैब के लिए हम क्या कभी सोचते हैं क्या? तो ह्यूमन गैरेज बोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम है या ना है, आप हमारे पास आइए। जैसे किसी गाड़ी का सर्विसिंग होता है वैसे ही पूरा सर्विसिंग आपका, जैसे किसी कार का आप सर्विसिंग करते हैं वैसे ही आपके बॉडी का पूरा सर्विसिंग, अलाइनमेंट, क्लींजिंग। और अभी तो हमने ब्यूटिफिकेशन में भी हम अभी आए हैं, जो इटालियन ब्यूटिफिकेशन हम दे रहे हैं, तो मतलब जो डेंटिंग पेंटिंग हम बोलते हैं तो अभी वो भी मॉडलिटीज में आ गया। तो दिस इज द ह्यूमन गैरेज। गॉट इट। तो सर आपने मेंशन किया कि जो कायरोप्रैक्टर है वो, आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस देखे होंगे जो कायरोप्रैक्टर यूज करके जो मोड़ता है, हड्डियों को ठीक करता है, आवाज से आता है। तो एग्जैक्टली फर्स्ट पहले कायरोप्रैक्टर होता क्या है, और वो जो आपने इंस्टाग्राम पे ऑफ कोर्स वो वीडियोस देखे होंगे, तो वो आवाजें क्या वो जेन्युइन है या फिर वो फेक होती है, उनके बारे में क्या बताएंगे। जी, कायरोप्रैक्टर का हम अगर संधि विच्छेद बोलते हैं जैसे देखेंगे, कायरो मीन्स हैंड्स, प्रैक्टिक मीन्स हाथों के द्वारा किया गया हुआ जो रेमेडी है, प्रैक्टिस है, उसे हम कायरोप्रैक्टिक कह सकते हैं। तो अभी हाथों से हम क्या करते हैं, तो सिर्फ हड्डियों से आवाज निकालना ये कायरोप्रैक्टिक नहीं है। आज वो वीडियो की वजह से मिसगाइड हो रहे लोग। सो इट्स अ पार्ट ऑफ ऑस्टियोपैथी। सो ऑस्टियोपैथी में आपका ऑस्टियो जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसके ऊपर काम करना, तो उसमें कायरोप्रैक्टिक आता है। कायरोप्रैक्टिक बेसिकली क्या है कि बैक टू नेचर लाना बॉडी। ओके, हाँ, बैक टू द पोजीशन लाना, अलाइनमेंट कि प्रॉपर आपका बॉडी का अलाइनमेंट जब रहेगा देन आपका विसरल ऑर्गन जो है वो भी उसी स्केलेटन पे रखा है। स्केलेटल का एनाटॉमी बिगड़ जाएगा तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन के लिए जो स्पेस दिया है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो स्पाइन का अलाइनमेंट जरूरी है। अभी कायरोप्रैक्टिक में आवाज निकलता है क्या? आवाज तो आता है, जैसे हम खुद भी हमारा मोड़ते हैं, हाँ मुड़िया मोड़ते हैं यार, ऐसे करके तो भी अभी भी आवाज है बैक से स्टिफनेस है। सो आवाज जो है वो वैक्यूम नहीं रह सकता ना बॉडी में, तो वो जो स्पेस है जॉइंट्स में या स्पाइन के बीच में वहाँ पे नाइट्रोजन है, उसके बबल्स है। ओके, तो जब हम मूवमेंट करते हैं वो ब्रेक होते हैं तो आवाज आता है। और नाइट्रोजन जो है वो ठंडा है तो वो सूदिंग हो जाता है हमारे नर्व्स के लिए। तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है कि आता है कि बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स। लेकिन अगेन कुछ समय बाद वो जकड़न जो है वो कुछ घंटे बाद वापस आ जाती है। वो एक फैसिनेशन हो गया है कि, और लोग भी आते हैं हमारे पास तो बोलते हैं
सर अंग मोडून द्या, हम्म, ओके, तो हड्डियां तोड़ के दो तोड़ सर के मेरा, रिलीफ हाँ, मिलता है ऐसा। क्योंकि उससे। तो उसके लिए आते हैं, लेकिन वो टेम्पररी, गॉट इट। क्योंकि स्पाइन ये मेरा सीधा है, अगर अभी वो ऐसा हो गया है टेढ़ा, क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ के मसल जो है वो स्टीफ हो गए, ये Okay. पुल हो गए, तो ये बेंड हो गए। अभी मैंने इसे सीधा पे किया, बट मसल इज अ रबर लाइक स्ट्रक्चर, वो अगेन क्या करेंगे, उसको अगेन पुल कर लेंगे, ओके। तो थोड़ी देर बाद वो अगेन उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो मुझे स्पाइन कितना भी मैं सीधा करूँ, जब तक मैं ये इलास्टिक है इसको मैं रिहैब नहीं करता हूँ, तब तक वो जो एनाटॉमी है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो ओके। क्या है कि इनिशियली मैंने मोड़ भी दिया, तो भी वो टेम्पररी है, बट उसके पहले हमें क्या करना है, मायोफेशियल रिलीज करना है। तो ये मसल्स जो है ना, ये जरूरी नहीं कि ये मसल यहाँ पे पुल हुआ है तो यहीं पे रिलीज करना है। यहाँ पे पुल क्यों हुआ है, बिकॉज मसल जो है ये पूरे चेन है हमारे बॉडी में मसल के। ऑफ कोर्स। तो ये हमारे स्कल से लेके प्लैंटर फेशिया, मतलब पैर का पैर तलवा पे। है, वहां तक ये 12 मसल चेन ऐसे बॉडी में है। तो वो कहाँ पे डिस्टर्ब हुए, चेन है ना, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो मेरे मुझे नेक पेन है, नेक मेरा टिल्टेड है, तो जरूरी नहीं कि मैं यहीं पे थेरेपी दूँ। लेकिन पूरे मेडिकल साइंस में आप देखेंगे या तो पेशेंट भी वही एक्सपेक्ट कर रहा है और डॉक्टर भी वही कर रहा है कि वो सिम्टम को ट्रीट कर रहा है। मेरे नेक में पेन है तो वो बोलता है नेक पे मसाज, लेकिन प्रॉब्लम इधर नहीं है। इधर पुल क्यों हुआ है, क्योंकि ये कनेक्टेड है कहीं पे, तो आपका काफ टाइट है, काफ में स्टिफनेस है, या कोई आपका एक्सीडेंट है, इंजरी हुआ है, तो वो केस में भी वहां पे मसल पुल है, बट वो यहाँ से लिंक है ना, तो वो नीचे पुल हो गए, काफ टाइट होने की वजह से खींच गए। ओके। काफ रिलीज करेंगे, इसको स्पेस मिल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो जैसे धागे हम बहुत सारे इकट्ठा रखते हैं कनेक्टेड और उनमें जो वो एक गुत्था बन जाता है, गुत्थी बन जाती है, बराबर। तो वो अगर बनने लगेगी तो क्या होगा, बाकी जगह से खींचेंगे ना वो, तो वो जो गुत्थी कहाँ पे बनी है एग्जैक्टली बॉडी में, वो देख के हमें, वो जब हम रिलीज करते हैं तब जाके वो मोबिलिटी पूरा जो मसल्स को मिलता है, और ये मसल्स जो बेंड हुआ है वो फ्लेक्सिबिलिटी और उसको उसका रेंज ऑफ मोशन वापस मिल जाता है। देन हम लोग फिर आपका जब स्पाइन और जॉइंट अलाइन करते हैं तब आवाज आता ही है। ओके। लेकिन जो झटके दिए जाते हैं ना जोर जोर से, वो बहुत रिस्की है और उससे कुछ नहीं होता है, ओके। उससे इंजरी ही गेन होती है। और बहुत जगह पे क्या करते हैं, पेशेंट आया तो सीधा उसको गर्दन से लेके पैर तक पूरा चटका देते हैं, उसका आवाज निकाल देते हैं। कोई पैर से शुरू करता है गर्दन तक, तो उनको मालूम ही नहीं है कि ऊपर से नीचे कब, नीचे से ऊपर कब जाना है, और पूरे पूरे बॉडी का मैनिपुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। बॉडी ट्रॉमा में जा रही है उसकी वजह से, बिकॉज बॉडी हैज नॉट नेवर एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ ट्रॉमा बिफोर। ओके। तो बॉडी ट्रॉमा में जाती है, फिर अगेन क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसकी आदत लग जाती है। तो ये चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। और ये होता है कायरोप्रैक्टिक। तो कायरोप्रैक्टिक में जैसे मैंने मसल का कंसेप्ट बताया, वैसे जॉइंट्स का आया, फिर उसके बाद मसल टोनिंग भी रहता है। ओके। वो क्या होता है? मसल टोनिंग इन द सेंस, मैंने मसल को तो अभी रिलीज कर दिया, ये गुत्थी बन गई थी मसल की, उसको रिलीज कर दिया, अभी उसको रेंज मिल गया। मसल का रेंज इतना था, गुत्थी बनने की वजह से रेंज कम हो गया था। रेंज तो मिल गया, लेकिन उनमें ट्विस्ट भी आया है। ओके। जैसे कोई रबर है या टायर ट्यूब रहता है, वो अगर बहुत दिन तक ऐसा ट्विस्ट होके उसके ऊपर कुछ चीज पड़ी है, तो उसको निकालेंगे तो ट्विस्टेड ही रहता है। तो वो जो ट्विस्ट आया है उसमें, उसको भी तो अलाइन करना है ना, तो उसको कितना भी आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन वो ट्विस्ट हो जाएगा। तो उसे टोन करना है, मतलब अभी रेंज ऑफ मोशन मिल गया, बॉडी को मिल गया, स्पाइन को मिल गया, मसल को मिल गया, बट वो मसल को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे सेट करना जरूरी है। ओके। तो उसके लिए कुछ टूल्स रहते हैं जिसे हम इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो उसमें हम मसल को जो है टोन करते हैं। सो वो टोनिंग में जब मसल उनके ओरिजिनल पोजीशन पे सेट हो जाते हैं, तब आपका एनाटॉमी पोस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा, और पोस्चर मेंटेन रहेगा तभी आप पेन फ्री रहेंगे। सो एवरी प्रॉब्लम हैज द कॉज इन योर गट एंड रूट इन योर फीट, फीट इन द सेंस पोस्चर। तो हमारा बॉडी पोस्चर क्यों चेंज हुआ है, बिकॉज वी हैव द इम्बैलेंस इन आवर फीट। तो इसीलिए कार का जो व्हील अलाइनमेंट हम लोग करते हैं, पूरा सर्विसिंग हो जाने के बाद हम कार का व्हील अलाइनमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलाइनमेंट के बाद बाकी ऊपर का जो एनाटॉमी है इंजन का, वो बैलेंस रहे। ओके। तो दोनों साइड में जब प्रॉपर वेट जाएगा तो दोनों शॉक अप
प्रॉपर वर्क करेंगे। एक साइड पे ही ज़्यादा वेट जा रहा है तो एक साइड कोलैप्स होने ही वाला है। यही बॉडी के साथ होता ओके। सो आजकल ये बॉडी अलाइनमेंट बिगड़ना ये इतना ज़्यादा क्यों होने लग गया? है। बॉडी अलाइनमेंट का बिगड़ना, एक तो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओके। हमारा बैठने उठने का तरीका। अभी आप जैसे देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, फैशन हो गया, हम पैर पे पैर डाल के बैठते हैं। इसमें क्या हो गया, मेरा एक ये पेल्विक है मेरा, तो मैंने ये पैर पैर पे डाला तो पेल्विक टिल्ट हो गया मेरा, तो बस उसी पोजीशन में बैठा हूँ। अभी क्या हो गया, एक साइड के मसल पे ज़्यादा ज्यादा स्ट्रेन स्ट्रेन आ रहा है, एक साइड के कंप्रेशन में जा रहे हैं। अभी वैसे ही मैं अगर घंटों वैसे बैठता हूँ या बहुत समय के लिए मैं वैसे ही पोजीशन में हूँ, तो यहाँ के एक बाजू के मसल वीक हो जाएंगे। तो फिर वो वीक हो जाएंगे, जैसे आप किसी भी चीज को, रबर को भी ज्यादा देर तक खींच के रखेंगे, फिर छोड़ेंगे तो वो पहले जितना था उतना कंप्रेस नहीं होगा, तो वही हो जाता है, मसल वीक हो गए तो पेल्विक का अलाइनमेंट बिगड़ गया। और ये हमारी आदत बन गई है। धीरे धीरे क्या होता है, वैसे नहीं बैठते तो पेन होने लगता है, तो वैसे ही बैठते हैं। ये एक चीज होगी। तो कैसे बैठना है उठना है इसके बारे में कभी हमारे फिजिकल एजुकेशन में हमें सिखाया नहीं गया है। और दूसरा इम्पोर्टेंट कॉज होता है कि फ्लैट फिट, आपके फिट में इम्बैलेंस होना। ओके। अभी इसमें फ्लैट फिट मतलब फिट में हमें आर्च दिया है भगवान ने, हमारे तलवे के लिए आर्च रहता है। पहले जिसके पैर को आर्च नहीं है वो लड़की नहीं करते थे, बराबर, ऐसा सोच क्यों? क्योंकि उसको बीमारियां लगनी है। सिर्फ लड़की ही नहीं, किसी के भी पैर में आर्च नहीं है तो हमारा क्या हो रहा है कि आर्च नहीं है तो पैर कोलैप्स हो रहा है। तो पैर अगर अंदर के बाजू में कोलैप्स होगा तो आपके एंकल पे भी प्रेशर आएगा, आपके नी पे भी प्रेशर, नी जो ऐसा रहना चाहिए वो ऐसे बेंड हो गया, फिर आपके हिप जॉइंट पे आएगा। फिर अगर पैर अंदर है तो एक्चुअली में ऐसा टिल्ट हो गया, तो मैं टिल्ट तो नहीं रह सकता ना, नेक शुड बी स्ट्रेट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए मेरा पेल्विक जो है वो इस तरह मूव करता है। ओके। तो मैं ऐसा था, तो अभी क्या हो गया, पेल्विक टिल्ट हो गया मेरा। लोअर बॉडी थोड़ी डाउनवर्ड साइड से और अपर बॉडी इस तरफ, हाँ, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए वो एक इमेज हम लोग डाल देंगे, सबको पता चलेगा। तो फिर वो पेल्विक टिल्ट हो गया। पेल्विक अगर मेरा टिल्ट हो रहा है, मैं ऐसे था ना पहले, सीधा करने के लिए पेल्विक मेरा जो कमर है वो अभी टेढ़ा हो गया। ओके। तो स्पाइन ऐसा हो गया, स्पाइन अभी गर्दन ये ऐसे ऐसे हो गई, ऐसे नहीं रहनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मेरा जो लंबर स्पाइन है वो ऐसे हो जाएगा, फिर ये शोल्डर अप डाउन होगी, नेक ऐसे आ गई, फिर थोरेसिक ऐसे हो जाएगा और नेक ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो गया, पूरी मेरे फ्लैट फिट की वजह से मेरा स्पाइन जो है वो एस शेप हो गया, पेल्विक टिल्ट हो गया। और जब मैं चल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे ये कर्व या बेंड डेवलप हुआ है वहाँ पे एक्सेसिव प्रेशर बॉडी पे आ रहा है। तो स्पाइन के ऊपर स्पाइन परफेक्ट है, कितना भी प्रेशर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में कुशन दिया है, डिस्क दिया है, बट वो अगर टिल्टेड है तो क्या हो जाएगा, एक बाजू में ज्यादा प्रेशर आएगा, वहां से डिस्क बाहर स्लिप हो जाएगा। फिर वो स्पाइनल कॉर्ड को जो नर्व वहां से जाती है उससे वो कंप्रेस करेगा, और जब नर्व कंप्रेस करेगी तो पेन होगा। ओके। फिर पेन होता है, सियाटिका बोलते हैं कि L4 L5 S1 में डिस्क बल्ज है। अभी L4 L5 में ही क्यों होता है, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही से जाता है। और हमें गलत आदत क्या है, हम झुक के काम करते हैं, उठाते तो सीधा झुकते, सीधा झुकने पे पूरे अपर बॉडी का लोड जो है वो एक ही वर्टिब्रा पे आपके आता है। ओके। तो वैसे झुकना नहीं है। आप छोटा बच्चा अगर देखेंगे 2 साल का, उसको कोई चीज उठानी है, जस्ट अभी चलने लगा है, उससे झुकना ही नहीं आता है। आप उसको बोलो झुकने के लिए, वो झुकेगा नहीं, वो बैठ के ही उठाएगा वो चीज, वो उसका स्पाइन मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि तब तक नेचर उसे संभाल रहा है, इसलिए वो प्रॉपर सब चीजें चल रहा है। लेकिन जब वो दिमाग लगाने लगता है, ईज ऑफ एक्टिविटी ढूंढने लगता है कंफर्ट जोन में जाने के लिए, तब हम सीधा बेंड हो जाते हैं। सीधा बेंड होना नहीं है। तो अभी कंपनी में भी हम कॉर्पोरेट्स के लिए सेशन लेते हैं, उसमें भी अर्गोनॉमी के इसमें सब बताया होता है कि कैसे बैठना है। कोई चीज उठानी है तो आपको पहले आपके लंजेस पोजीशन में बैठ के फिर उसको उठाना है, ओके। हाथ से नहीं उठाना है, बराबर। लेकिन होता नहीं है ना, लोगों को आदत गिर गई है। तो ठीक है, आदत तो धीरे धीरे एजुकेशन से बदलेगी। आज मैंने ये टॉपिक बोला है तो आपके दिमाग में वो आया है, 10 बार आप सोचेंगे तो अगली बार आप बैठने उठने में ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीजें ना हमारे एजुकेशनल सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। हम फिजिकल ट्रेनिंग का एक क्लास रहता है, हमारा पीरियड रहता है, लेकिन उसमें हम क्या सीखते हैं, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। फिर फ्लैट फिट क्यों होता है,
बहुत से लड़के मेरे पास आते, सर मेरा पुलिस में भर्ती नहीं हो रहा है, हाँ, आर्मी में नहीं हो क्योंकि रहा है, आर्मी और पुलिस, ये डिफेंस फोर्सेस भी फ्लैट फीट नहीं लेता है, नॉक नीज है नॉक तो नीज वो नहीं लेते। नहीं है, और फ्लैट नहीं, फीट भी अलाउ नहीं करते, मैंने जितना देखा है। क्यों नहीं करते, हम कभी सोचते भी नहीं है। तो ये सब साइंस है, लेकिन उन्हें ही मालूम है, हम तक नहीं आ रहा है ना। तो सर ये फ्लैट फीट क्यों होता है? फ्लैट फिट कैसे होता है, बहुत सारे लोग जैसे आपके जिस एज के भी है मेरे पास आते हैं, तो हम बोलते हैं अरे नौकनी है, तो बोलते हैं सर बचपन से फ्लैट फिट है तेरा, सर मेरा बचपन से, मतलब उसे लगता है कि मेरा जन्म हुआ तब से मेरा फ्लैट फ्लैट फिट फीट है। है। वैसे नहीं है, ओके। भगवान ने आर्ज दिया है, सब है, लेकिन हम हमारे माँ से तो जुड़ जाते हैं, जन्म से पहले जन्म के बाद भी जुड़े रहते हैं, लेकिन जन्म के बाद हमारी जो एक माँ है, धरती माँ, उससे हम डिटैच हो जाते हैं। गॉट इट। हम उस पर कभी चलता ही नहीं, हमारा बच्चा जो गांव में पलता है वो आंगन में खेलता है, वो खेत में जाता है, वो चलता है, तो वो वहां पे कूदता है, वहां पे खेलता है। लेकिन हमारे बच्चे जो है वो रिजिड फ्लैट के फ्लोर पे, या बिल्डिंग में भी नीचे जाएंगे तो पेवर ब्लॉक लगे, ओके, या फिर कॉन्क्रीट है मतलब। कंक्रीट है, तो वहां पे शॉक एब्जॉर्ब नहीं होते। ओके। सो दिस आर्च इज नथिंग बट द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ आवर फीट। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो रिजिड सरफेस पे जंप कर करके चल के वो आर्च कोलैप्स हो जाता है, और फिट वैसे ही डेवलप हो जाता है, बिकॉज 270 बोन्स का 206 बोन हो जाता है। तो जब वो 3 7 12 के एज में जब बॉडी का फ्यूजन चलता है, तब वो वैसे ही फ्लैट रह जाता है। इसीलिए आपने देखा रहेगा, रील्स भी अभी चलते हैं कि टेनिस बॉल को पैर के नीचे रोल करने से आपके कमर का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। ये अभी बहुत रील चल रहा है, क्यों है, मतलब हम लोग वही आर्च को जो मसल है उसको मेंटेन उनको, करना। हाँ उनको एक मेमोरी दे रहे हैं वो शेप में लाने के लिए, और धीरे धीरे आर्च मेंटेन होता है। तो हम Okay. उसके ऊपर भी काम करते हैं। उसके लिए हम आपके फुट का स्कैनिंग करके पूरा रिपोर्ट लेके आपको कस्टमाइज सोल भी देते हैं। तो मैं खुद, मेरा भी फ्लैट फिट था, तो अभी लेकिन आर्च डेवलप हो गया 1 साल के बाद में, बहुत अच्छा रिहैब हो गया है। वो कंटिन्यूस करना है, तो ये बच्चों में करना जरूरी है। ओके। तो अगर इसीलिए आपका फ्लैट फुट नहीं भी है तो भी ये कर सकते हैं। तो भी फ्लैट फुट नहीं है, जैसे बहुत लोगों का फ्लैट फुट नहीं रहता, लेकिन स्टिल दे हैव द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ओके। राउंडेड शोल्डर्स। व्हाई? बिकॉज फ्लैट फिट नहीं है, लेकिन आप फॉर्मल शूज यूज करते हैं। तो फॉर्मल शूज में क्या होता है, बहुत से लोगों के आप देखेंगे तो ये उंगलियां सामने से बेंड रहती है, ओके। और फॉर्मल हम यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मल में क्या होता है, हमारा ये पंजा है, इसमें गैप है ना, फॉर्मल में क्या हो जाता है, ये फ्यूज हो जाता है। तो ऐसे चलने से बॉडी वेट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो भगवान ने ऐसा क्यों दिया है, बिकॉज हमारा बॉडी वेट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके। लेकिन जो भगवान ने दिया है हम वैसे नहीं रखते, उसको हम फ्यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही चलना है, ऐसे चलने से कुछ होने नहीं वाला है। तो फिर ये इतनी सब उंगलियां बनाने की जरूरत नहीं थी ना, ये एक बतख के जैसे ही पूरा ये बना देते अपना, हमारा लेग पूरा फ्यूज, वैसा नहीं है। तो क्या हो जाता है कि बॉडी वेट है ना अभी उंगलियों पे जा ही नहीं रहा है। वो लोगों का हम लोग स्कैनिंग करते तो वो पैर की 3 4 उंगलियां आती भी नहीं है वो प्रेशर स्कैनर में। ओके। तो उसके उसके ऊपर बॉडी वेट नहीं जा रहा है, बॉडी वेट पूरा 80% इन फीट पे जा रहा है, हिल पे जा रहा है, हिल पे जा रहा है, हिल पेन तो हो ही रहा है उससे। लेकिन ये बॉडी फिर हिल पे वेट जाएगा 80%, तो बॉडी तो पीछे कोलैप्स हो जाएगी ना। सो पीछे कोलैप्स ना हो, इसीलिए बॉडी के पास मूवमेंट के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए सिर्फ मूवेबल पार्ट स्पाइन है। तो बॉडी क्या करती है, स्पाइन को आगे झुका देती है ओके। टू मेंटेन दैट ग्रेविटी की बॉडी सीधी रहे। Got 4 पैर पर चलने वाले जानवरों को कभी ये स्लिप डिस्क वगैरह नहीं होता है, बिकॉज वो ऑलवेज उनका बॉडी वेट नहीं। डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन हमें ही 2 पैर पे चलने की Got जो it. है हमने ठान ली आदमी ने, तो ये सब बीमारियां हमें। तो ये जो पोस्चर क्लोजिंग वाला पोस्चर है, जो सिकुड़ने वाला है, ये ऐसा लगता था मुझे, जितना मुझे पता था, मुझे लगता था कि ये काम कर रहे हैं इस वजह से ऐसा ज्यादा हो रहा है। सेम Consider- काम लाखों लोग कर रहे हैं ना। हम्म। एक इंडस्ट्री में मैं गया था, नासिक Okay. की बड़ी फार्मा कंपनी है, उसके डायरेक्टर है, उनका ही इज नाउ इन 80s, Okay. और संघ में हम लोग जुड़े हैं साथ में। तो उनका फूड स्कैनिंग हमने किया, तो उनका वही है, रतन टाटा जी का जैसे कर्व डेवलप हो रहा है वैसे ही उनका डेवलप हो रहा है। तो हमने पूछा सर ये किसके वजह से, मैं बोलते मेरा एक्सेसिव ड्राइविंग था, मेरा ऑफिशियल वर्क बहुत रहता था, इसके लिए हुआ है। वैसे उनका भी यही कंसेप्ट था। Okay. मैंने बोला सर आप जितना करते हैं ना, एक मजदूर है या फिर बाकी एम्प्लॉय ना आपसे 5 गुना करते हैं, तो सब वैसे होने चाहिए ना, आप ही कैसे हो, Got it. तो वैसे नहीं है।
फिर उनका जब फुट स्कैनिंग किया तो उनका 87-84% वेट बॉडी का वो हिंड फिट पे जा रहा था, मतलब एडीओ पे जा रहा था, हिल पे जा रहा था। उसकी वजह से उनका कर डेवलप हुआ। और उनके उंगलियां देखेंगे आप तो पूरे बैंड है सामने से, क्यों? लाइफ टाइम फॉर्मल शूज ही यूज किए, उंगलियों पे प्रेशर ही नहीं आ रहा है। उनकी एक उंगली कुछ थोड़ी सी आई थी, बाकी 4 उंगलियां तो आई भी नहीं उनकी स्कैनर में। तो उनको अभी वो तरीके से क्या करना पड़ेगा, रिहैब करना पड़ेगा, सोल ऐसे देना पड़ेगा जिससे उनका वेट जो है आगे शिफ्टिंग हो जाए, पीछे 50% आ जाए या 60% पीछे और 40% तो भी एटलीस्ट आगे जाए। जिससे क्या होगा, अभी आगे ना गिरे इसके लिए बॉडी खुद को स्ट्रेट करेगी। लेकिन अभी क्या हो गया, बहुत साल वही पोजीशन में रहने की वजह से मसल रिजिड हो गए, स्पाइन फ्यूज होने लगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी, ऑन्कोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस का वो अगर केस हो गया, मतलब स्पाइन के बीच में कैल्सिफिकेशन अगर हो गया है, तो फिर हम उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मोबिलिटी और ज्यादा ना आगे जाए, इसके लिए हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो अभी वो केस में जैसे इनिशियल फेज में है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, ये जो मसल सब स्टीफ हो गए हैं, जैसे उनको मुड़ते भी नहीं आता, उससे हम पहले रिलीज करें, सो दैट वो स्पाइन को मोबिलिटी मिलता है। बिकॉज बॉडी को तो अभी क्या है, मैंने इंसोल दे दिया, आगे ना करे इसके लिए बॉडी को सीधा होना है, बट ये लॉक हो गया ना पूरा, तो ये ओपन करना पड़ेगा। तो मायोफेशियल रिलीज, मसल टोनिंग आता है, और फिर ये बॉडी धीरे 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 ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। बट अभी इसमें ये एक सवाल आता है कि अगर मेरा पोस्चर ऐसा है तो इससे मुझे नेक पेन है, बैक पेन है, हम इतने तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन इससे मुझे बहुत क्रॉनिक बीमारियां अंदर डेवलप हो रही है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। जैसे जैसे मेरा ये पोस्चर हो गया, अंदर क्या क्या है, डायफ्राम है ना, यहाँ पे डायफ्राम है, हाँ। लीवर, अभी ये अगर पोस्चर है, आप नॉर्मल व्यक्ति से आप 20-30% ही सांस ले रहे हैं, ओके, बराबर ना, डायफ्राम तो कंप्रेशन में चला गया। और सांस लेने का टेक्निक हमें मालूम नहीं है। जो साधु महंत योगी देखेंगे आप, जब सांस लेते तो पेट भी हिलता है, मतलब नाभि तक वो सांस लेते, तो डायफ्राम का कैपेसिटी उतना है, लेकिन हम उतनी सांस लेते ही नहीं। हम काम करने बैठे तो दिन भर टेबल पे ऐसे ही काम करें, ये कंप्रेशन में है पूरा, सांस यही तक आ रही, यही तक जा रही है। बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन 100%, बट वी आर प्रोवाइडिंग 20% ओनली। ओके, तो क्या हो जाएगा, वही तो फ्यूल है बॉडी का, तो बॉडी वीक हो जाएगा, मसल बोन्स सब डिजनरेशन डिटोरिएशन चालू हो जाएगा उसका, ब्रेन के लिए फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बहुत बहुत सारे सारे सब issues रूट होते हैं। वही है। Got तो it. ये डायफ्राम कंप्रेशन में चला गया, तो अभी ये तो सीधा हो गया, लेकिन वो डायफ्राम इतने साल वही पोजीशन में रहने की वजह से, वो भी एक मसल है, वो रिजिड हो गया है, उसे भी रिलीज करना पड़ता है। तो फिर आता है विसरल मैनिपुलेशन। तो जैसे पहले हमने मसल रिलीज कर लिया, फिर जॉइंट स्पाइन को अलाइन कर लिया, वो अलाइनमेंट मेंटेन रहने के लिए हमने मसल को टोन करके उसे सेट कर दिया। ओके, फिर उसके वजह से जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन में कंप्रेशन आया है, कि इसके वजह से सिर्फ डायफ्राम नहीं है, यहाँ पे लीवर कंप्रेशन में, लीवर कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है। जितना लीवर प्रॉपर मूवमेंट करेगा, जितना स्पेस लीवर को मिलेगा, ओके, उतना बाइल वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और जैसे मुझे चाहिए सपोज दैट 50 ml बाइल डाइजेशन के लिए, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए, और लीवर बना पा रहा है सिर्फ 25 ml, तो फिर तो वो टॉक्सिन्स बढ़ेंगे बॉडी में, डिजन उसमें डिकम्पोजिशन होगा। तो ये उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो खुद अटक गया था। अभी ये तो मैंने सीधा कर लिया, लेकिन लीवर जो कंटेनर में रखा है, ये सब लटक नहीं रहे ऑर्गन। जो कंटेनर में वो रखा है, वो कंटेनर ही, वो भी एक मसल है, वो स्टिफ हो गया। फिर उसे भी रिलीज करके उसका मोबिलिटी स्पेस जो है वो उसको बढ़ा देते हैं हम लोग, और फिर वो लीवर अच्छे से काम करने लगता है। फिर अंदर के प्रॉब्लम्स भी आपके सॉल्व होते हैं, कोलेस्ट्रॉल है ऑटोमेटिकली उसका लेवल कम हो जाता है। ये क्रॉनिक बीमारियां जो है ना, ये सबका रूट कॉज ये आपका पोस्चर ही है। पीसीओडी पीसीओएस जो लड़कियों में अभी इतने कम उम्र में हो रहा है, क्यों हो रहा है? पेल्विक डिस्फंक्शन की वजह से। पेल्विक ऐसा भी हो गया है और पेल्विक को ऐसा भी मूवमेंट है, तो हम ऐसे बैठते चेयर पे, सोफा अभी आ गया 90 डिग्री, हम बैठते ही नहीं, पैर ऊपर है हमारे, तो पेल्विक क्या हो गया, टिल्ट हो गया। तो पेल्विक जो है वो ऐसा भी हो गया और ऐसा भी हो गया। ओके, पेल्विक के ऊपर क्या रेस्ट है, ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन, हार्ट इधर है, इंटेस्टाइन इधर है, यूटेरस इधर है,
ये उसी जगह पे क्यों है? अगर उनको कुछ सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये तो सब नीचे गिर जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे। सपोर्ट क्या है? अपना स्केलेटल सिस्टम। तो आपका पेल्विक टिल्ट हो गया, उसके ऊपर जो भी ऑर्गन रेस्ट है, आपका ब्लैडर है, यूटेरस है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, वो सब सब कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो आपका अगर यूटेरस ही टिल्ट हो गया, ऐसे भी होगा और ऐसे भी हो गया, तो क्या हो गया? हर महीने जो क्लींजिंग होता है एलईडी में, कुछ ना कुछ रेसिड्यू बचेगा ना वो फनल में। या वो फनल ही टेढ़ा हो गया ना, आपका ओपनिंग जो है वही टेढ़ा हो गया, यस तो रेसिड्यू बचेगा, वहां पे वो डिकम्पोज होने लगेगा। उसका साइड इफेक्ट ना हो इसीलिए बॉडी उसके ऊपर फाइब्रोइड का लेयर बना देगी। अगले महीने वापस उसी के ऊपर डिकम्पोजिशन, वापस फाइब्रोइड का लेयर, उसके अंदर वो डिकम्पोज हो रहा है, मतलब वो कचरा वहां पे बन रहा बन रहा है, सड़ रहा है, है। लेयर बना रहा है। हाँ, बॉडी उसको खाली ढक दे रही है कि मेहमान आ रहे हैं, कचरा है, हमने उसके ऊपर चादर डाल दी, ओके बराबर। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते वो फाइब्रॉइड बढ़ते जाता है, फिर वो यूटेरस निकाल दो। तो उसको ये नहीं है सोल्यूशन, पहले उसका पेल्विक ठीक करो। अभी ये यूटेरस ऐसे हो गया है, वो भी एक स्ट्रेचेबल वो एक स्ट्रक्चर है, बायोमास है, उसको भी रिलीज करो, ओके उसको उतना मोबिलिटी दो। फिर जैसे ही वो सीधा हो जाएगा और प्रॉपर उसका स्ट्रेचेबिलिटी आ जाएगा, अपने आप नेक्स्ट साइकिल से ही ऑटोमेटिक बॉडी क्लींजिंग स्टार्ट कर देती है। ओके आपको कुछ एक्सटर्नल उसके लिए पिल्स लेके वो ठीक होने वाला नहीं। जरूरत भी नहीं। तो बॉडी से अच्छा डॉक्टर इस दुनिया में कोई नहीं है, और हमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है ये हमारा ब्रेन या हमारी बॉडी ही समझ पाएगी। लेकिन उसे वो कंडीशन में लाना जरूरी है जिसमें वो खुद के ऊपर ये रेमेडी परफॉर्म कर पाए। तो पेन क्यों आता है? पेन आता है तो हम सिम्टम को ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारा शरीर क्या कहना चाहता है? अभी वही है कि पीरियड्स में फिर उनको बहुत ज्यादा पेनिंग होता है। क्यों होता है? अगर वो टिल्ट है तो वो कचरा तो बाहर निकालना है ना, वो निकल नहीं रहा है इजीली, तो उसे निकलना ही है, तो और ज्यादा उसमें कंप्रेशन क्रिएट करने के लिए ऊपर से दबाएंगे तो नीचे से निकलेगा ना। तो इसलिए बॉडी क्या करती है, और ज्यादा उसमें कंप्रेशन क्रिएट करती है और पेन आता है, लेकिन वो निकलेगा ही नहीं बिकॉज ओपनिंग ही टिल्ट है। तो ये सब बेसिक कॉज है, इसके ऊपर हम सोचते नहीं, हम गोलियां ले रहे हैं, गोली खा रहे हैं, उसमें और टॉक्सिन डाल रहे हैं। बॉडी खुद तो नहीं निकाल पा रहे खुद की, बॉडी का इफिशियंसी है समझो 2000 टॉक्सिन निकालने का, हम लोग 2000 डाल रहे हैं, और 1000 नॉर्मल बॉडी निकलती है। हमारे तो सब कंप्रेशन में बैठे ऑर्गन, वो खुद बीमार है, खुद अटक गए, वो उनको स्पेस नहीं है। तो ये गट जो है ना, ये फिफ्थ गियर पे नहीं चल रहा है, ये फर्स्ट सेकंड गियर पे अटक गया। ओके तो इसको भी फिफ्थ गियर पे चलाने के लिए विसरल मैनिपुलेशन हम लोग करते गॉट। तो सर आपने बोला कि इतनी सारी दिक्कत, इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी डिसअलाइनमेंट, ये सब डे टू डे लाइफ की वजह से हो रही है। सो क्या ऐसी चीज़ें डे टू डे लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करने के लिए कि हमें, या फिर देर इज अ प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू बॉडी अलाइनमेंट एंड एवरीथिंग, तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या एक दो तीन चीज़ आप बताएं डे टू डे लाइफ में। फाइंड आउट करने के लिए तो जैसे अभी हम पॉडकास्ट के बीच में मैडम से हमारी बात हो रही थी, शी इज अ टीचर, और उन्होंने बोला कि 6-7 स्टैंडर्ड के लड़कियों को भी अभी ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो मैं वही कहना चाहूँगा, लड़की है चाहे लड़का है, हम जब मिरर में खुद को देखते हैं ना, तो मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, चलो अपार्ट ऑफ दिस, मेरा शोल्डर एक लाइन में है क्या, अप डाउन तो नहीं है, मेरा क्रीज जो है आप देखेंगे छाती के नीचे और पेट के बीच में एक लाइन आती है, क्रीज आता है, वो क्रीज मेरा सेम है कि एक साइड का ज्यादा है। तो आप देखेंगे तो आपका पोस्चर आपको ऐसे दिखेगा, तो इधर स्पेस कम है। ओके मेरा नी अप डाउन है, मेरा पेल्विक सीधा है क्या, कमर नहीं, आपको दिखेगा कि अप डाउन है। ये सामने कोई व्यक्ति चल रहा है तो आप पीछे से उसको देखते हो, तो आप देखो उसका एक कमर का अलाइनमेंट अप डाउन दिखेगा। ओके तो ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, मेरा नेक जो है वो सीधा है क्या, कि आगे शिफ्ट हुआ है या टिल्ट हुआ है या ऐसे है। ओके ये सब चीजें देखो। मैं बीच बीच में ऐसे तो नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो मतलब प्रॉब्लम है, डिस्कम्फर्ट है। हाँ। फिर ऐसे कर करके क्या होता है, वो मसल को हम लोग इंजोर्ड कर रहे हैं, बार बार वही कर रहे हैं। ये चीज़ों पे ध्यान दो। तो एनाटॉमी अर्गोनॉमी को देखो कि सब सही है ना भाई, सेट में, ओके सेट है ना, Got it. सेट है तो सब सेट रहेगा। अगर मेरा स्पाइन ऐसा है तो ये कंप्रेशन में है, गॉट इट। इसको सीधा करना जरूरी है। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे? तो मैं बोलता हूँ 99% केसेस में किसी का भी बॉडी परफेक्ट नहीं है,
का हम यूज करेंगे उसका ergonomy बिगड़ने वाला तो सर अभी जैसे मैं अभी नॉर्मली बैठा हूँ, ये मेरा पोस्चर है, तो इसमें अगर मैं बैठा हूँ अब 15 20 30 मिनट से बैठा हूँ, तो इसमें पेन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या फिर मैं सही अलाइनमेंट में बैठा हूँ? है। आपने लेग क्रॉस किया है सर ओके, ये alignment प्लाई में। और अपर बॉडी में? अपर बॉडी में ये जो चेयर है हम्म, ये 90 डिग्री नहीं है, ये ओके, tilted है। सो हमें 90 डिग्री बॉडी हाँ, स्ट्रक्चर रखना चाहिए मोस्ट so प्रोबेबली। we have to keep the position 90 ओके, 90 90 so your स्ट्रेट, हाँ, मच स्ट्रेट। आपके नी में जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके, आपके हिप में और स्पाइन में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। गॉट इट। तो इसलिए जो पहले सोफे रहते थे वो चेयर्स लकड़ी की वो सीधी रहती थी, उस पे बॉडी और पैर जो है नीचे जमीन से आपके ठीक है, मैं टिके होने चाहिए, पूरे। हाँ पूरे ओके, फ्लैट। गॉट इट। ओके, तब जाके ये मेंटेन रहता है, लेकिन उसको भी एक लिमिट है ना। हाँ, ऑफ कोर्स मैं आप यही दो दो बोला। घंटा वैसे ही बैठेंगे तो फिर तो कंप्रेशन आएगा ही सब जगह पे। तो हर 20 मिनट्स के बाद या हाफ एन आवर्स के बाद आप उठो, 10 सेकंड चलो, और मूवमेंट। आपका सिटिंग काम है तो आप हर 20 मिनट के बाद स्पाइन को डिकम्प्रेस कर लो। ओके, ओके, ये आपका कंप्यूटर पे आईटी प्रोफेशनल के लिए हम लोग बहुत कैंपेन चलाते हैं, बिकॉज उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत अर्ली एज में होते हैं, वो रात में जग के काम करते हैं, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा उल्टा चलता है, तो उनको तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। जिस जिस टाइम पे बॉडी ऑर्गन्स का सोने का टाइम है वो टाइम पे वो उनको काम दे रहे हैं तो वो काम नहीं करेंगे, वो डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं। तो फिर उसमें आप जैसे टेबल पे काम थे तो आप ऐसे हाथ रख लिया और ये आपने 15 बार कर लिया, ओके, ओपन कर रहे बॉडी स्ट्रक्चर। कंप्रेस हो गया। 20 20 20 का प्रोटोकॉल होता है कि अभी मसल सिर्फ ये नहीं है, मसल आपके आंखों में आंखों भी में है। भी। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो मैम ने सब कर लिया, वो सीजी जो पावर लिमिटेड कंपनी है उसके सेफ्टी मैनेजर की वो वाइफ थी, तो उन्होंने 4 साल से सब कर लिया लेकिन फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं हो रहा। तो रूट कॉज कहाँ पे निकला? उनके आंखों में। ओके, उनके आंखों का मसल जो है ना उसमें जो है खिंचाव था, तो उसके वजह से ये मसल भी हमारे पूरे मसल पे कनेक्ट है। तो ओके, जब ये हाथ का पोजीशन इससे ऊपर जाता था ना तो ये मसल पुल होता था, तो ये डेलिकेट मसल इंजर ना हो इसीलिए बॉडी पेन डाल देते थे, ओके, बिकॉज ये कनेक्टेड है कहीं पे तो। और जब ये मसल रिलीज किया गया उनका तो विद इन 10 मिनट्स उनका हाथ पूरा 4.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम ऊपर गया, उनको पेन नहीं हुआ। ओके, तो रूट कॉज वो सब 4 साल यही पे ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसी का एमआरआई निकाल रही है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे ऑस्टियोपैथ ने आइडेंटिफाई किया वहाँ पे। तो वो आंखों के लिए आपको क्या करना है, 20 मिनट के बाद आप एक ही पोजीशन पे आपने फोकस किया ना, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, 20 मिनट के बाद 20 फीट पे जो कोई चीज है उसकी तरफ आप 20 सेकंड के लिए देखो और फिर अगेन आपका 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 काम करो। तो क्या होगा, वो 20 20 मसल्स 20 को 20 सेकंड के लिए रेस्ट मिलेगा, दूसरे मसल वर्क होंगे। गॉट इट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हर तक पहुंचनी बहुत डे टू डे लाइफ में और क्या ऐसी डे टू डे लाइफ चीजें जो हम लोग करते हैं और सबसे जो बेस्ट चीज, आपको कोई प्रॉब्लम है या ना है, आपने रोज शाम को जब आप घर जाते हो काम के बाद या सोने से पहले आपको 90 डिग्री में आपके पैर दीवार पे लगा के नीचे फ्लोर पे सोना है। सो फ्लोर पे आप लेटे हैं और पैर आपके हिप से पूरा सीधा 90 डिग्री दीवार से लगे। ओके, उसमें क्या हो जाएगा, पेल्विक आपका लिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो लंबर का कर्व बनता है ये फ्लैट हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करेंगे आपका स्पाइन पूरा फ्लैट सरफेस पे फ्लैट हो जाएगा, उसमें कोई कर्व नहीं रहेगा। गॉट इट। तो मसल रेस्ट पे चले जाएंगे, स्पाइन रेस्ट पे चले जाएगा, उनका रिहैब ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट कर देंगे क्योंकि वो न्यूट्रल पोजीशन में आ गए। ओके, और फिर दिन भर में जो लिम्फ नीचे जमा हुआ है आपके पैर में, वो हमारे काफ सेकंड हार्ट है, वो पंप नहीं कर पा रहे, वो स्टीफ है या जो भी है, हम लोग बैठी है, तो काफ को भी आप ऐसे 100 बार पंप करो लेटे लेटे, तो पूरा लिम्फ जो है हार्ट की तरफ आके वो क्लींजिंग हो जाएगा, मसल रिलैक्स हो जाएंगे आपके पैर के और काफ के। और स्पाइन जो है, जैसे आप लेटे हो सरफेस पे रिजिड, तो स्पाइन समझो ऊपर नीचे है आपका बॉडी। आप देखेंगे ना जब आप टिकाएंगे ये पीठ पीछे, आपको पता चलेगा एक सरफेस मेरा टच हो रहा है लेकिन दूसरा नहीं हो रहा है, तो ये इम्बैलेंस है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये एक्टिविटी आप करेंगे तो भी आपके बैक पेन, जॉइंट पेन, स्टिफनेस ये चला जाएगा। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वहाँ पे कर्व है, तो हाथ को पीछे कर देंगे फ्लोर पे, तो ये कर्व आपका जो डेवलप हुआ है ये अंदर जाने में आपको सपोर्ट होगा। देन उसके बाद एक टेनिस बॉल है, उसको रोल करेंगे पैर के नीचे, ओके, 5 मिनट ये फिट पे कर लिया, 5 मिनट वो फिट पे कर लिया, इतना आपको रोज घर पे जाके
तो भी मोर देन सफिशिएंट है, यू कैन बी फाइन पेन फ्री पर्सन। और इससे ऊपर जाके एक्सेसिव यूज है तो आप ह्यूमन गैरेज में खुद को हर 3 महीने में एक बार पार्क करो, ओके। एक दिन खुद के लिए दो, वहाँ पे आपका फुल बॉडी अलाइनमेंट, फुल बॉडी मसल रिलीज, फुल बॉडी मसल टोनिंग या साइंटिफिक मसाज हम उसको बोल सकते हैं। उसके बाद आपकी इंटरनल बॉडी ऑर्गन का रिलीज, ओके। उनका भी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट है, उनको रिलीज करना, उनका मसाज, विसरल मसाज हम बोल सकते हैं वो। और फिर उसके बाद आपका क्लींजिंग, ओके। आपका लीवर डिटॉक्स, गॉल ब्लैडर में कुछ स्टोन बन रहे हैं वो निकालना, जिससे आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारी बॉडी एसिडिक हो गई, हमारा ब्लड एसिडिक हो रहा है, इसके लिए वजह से वो बाकी जो टॉक्सिन्स है वो एब्जॉर्ब करके वो लीवर या किडनी तक नहीं ला पा रहा है। तो एसिडिटी क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, ये सब आपका उसमें हो जाता है। तो ये प्रोटोकॉल करने में एक दिन आप पूरा आके 4 सिटिंग कर लो जिसमें थेरेपी हो जाएगा, और एक सिटिंग लीवर क्लींजिंग का जो आज शाम को 6 बजे चालू करते तो दूसरे दिन मॉर्निंग 11 बजे तक वो कंप्लीट हो जाता है प्रोटोकॉल, जिसमें आपका फुल बॉडी का क्लींजिंग हो जाता है। जो भी डंपिंग ग्राउंड आपके इंटेस्टाइन में है वो सब निकल जाता है, और वही से जो डिकम्पोजिशन होता है ना, वही से वो वात निर्माण होता है। तो रूट कॉज पे काम होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और एक एक ओवरनाइट हमने देखा है एक एक रात में 2 किलो से 5-5 किलो तक वेट कम हो गया लोगों का। तो इतना कचरा हमारे बॉडी में हम लेके ओके, ये डिटॉक्स और लीवर क्लींजिंग की वजह से। क्लींजिंग की वजह से। तो इसमें फिर आपका पूरा सर्विसिंग हो गया। तो ये सर्विसिंग हर 3 महीने में या एटलीस्ट 6 महीने में एक बार खुद को हमारे गैरेज में पार्क करो। फिर आपको पूरा फ्रीडम है, आप चाहे जैसे रहो, चाहे वो खाओ, चाहे मर्जी वैसे बैठो, लेकिन फिर रेगुलरली पार्क करो ओके। गैरेज में। और हमारे ट्रीटमेंट नहीं बोलूँगा, सर्विसिंग के टाइम पे हम लोग आपको ही एजुकेट करते रहते हैं। ड्यूरिंग द सर्विसिंग कुछ नहीं करना है, बट आपने फिर कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये इतना एजुकेट करते हैं कि पीपल यूज टू स्टे हेल्दी फॉर द ईयर्स। ओके, तो 2-3 चीज़ें बता दीजिए कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, और क्या डे टू डे चीज़ों में क्या चेंजेस करने चाहिए जो आप रेगुलर देखते हैं और उनमें चेंजेस की ज़रूरत है? चेंजेस सर सब लोग है ना वही बता रहे हैं, मतलब डायटिशियन भी वही बता रहा है, हमारा डॉक्टर भी आयुर्वेदिक वही बता रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट भी वही बता रहा है, लेकिन आपसे होता है, मुझसे होता है? मैं तो पैसे के चक्कर में हम लोग ऐसे पड़े हैं कि हमें बाकी कुछ सोचता नहीं, वो काम करना ही है, खुद के लिए काम नहीं, टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो हम लोग हमारा लाइफस्टाइल है ना उसको मॉडिफाई करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। विथ दैट लाइफस्टाइल ओनली वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। तो इसीलिए ह्यूमन गैरेज है, उसमें पार्क करो। बाकी तो चीजें मैंने बताई है कि जब भी आप बैठेंगे यूर फीट शुड बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड, आपका 90 डिग्री में ही आपका स्पाइन चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा रहेगा कि जो कमर्शियल व्हीकल रहती है उसमें सीट 90 डिग्री रहता है सीधा, तो ड्राइवर को सीधा बिठाते हो। हाँ। लेकिन कंफर्ट के नाम पे जो जितना आप बड़े ब्रांड में जाएंगे उतना आपको बकेट सीट मिलेगा, कंफर्ट सीट मिलेगा। तो उसमें क्या करते हैं वो मालिक जो चला रहा है उसको पूरा डिकम्प्रेस कर दिया, इधर ये लंग कंप्रेशन में, हार्ट या बाकी लंग्स है आपके, या फिर लीवर है, स्टमक है, सब कंप्रेशन में। ऊपर से बेल्ट लगा के रखा है, वो ब्लैडर को और प्रेस करके रखा है। किडनी का मोबिलिटी के लिए जगह नहीं, स्टमक को जगह नहीं, स्टमक को इतना मूवमेंट करना है, लेकिन हम उसी टेबल पे बैठ के खा रहे हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। वो स्टमक को मूवमेंट करना है इतना, वो इतना ही उसको स्पेस मिल रहा है। और फिर बायोलॉजिकल क्लॉक इंटेस्टाइन का ट्रिगर होता है, वो जैसे है वैसे वो आगे भेज देता है। तो जितना बड़ा पैसे वाला आदमी उतने बड़ी बीमारियां उसको लगे, वैसे उसको कंफर्ट दिया जाता है। ओके। हाँ, ये एक और बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मेरा और एक आईटी इंजीनियर का ही कंपनी का ओनर थे वो, उनका बहुत ये हो गया था। बोले कि हम इतना करोड़ों रुपया देके मर्सिडीज फॉर्मेटिक में आए थे मेरे कैंप में, कि उन्होंने सोचा नहीं होगा क्या, वो तो कंफर्ट के लिए करते हैं, मतलब वो कंफर्ट के चक्कर में वो आप आपकी बीमारी के लिए 10 लाख रुपया आराम से खर्चा करेंगे, तो आपको वही बीमारी दी जाती है जो 10 लाख की है। ओके। लेकिन आपके ड्राइवर को जो आपके कमर्शियल व्हीकल पे बैठता है वो बीमार ऐसा हो जाएगा तो चलेगा नहीं ना, इसीलिए उसको उसके स्पाइन को फिट रखने के लिए वो 90 डिग्री दिया है। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लाइफस्टाइल में कितना मॉडिफिकेशन आया है, और हम इसे बदल नहीं सकते। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने ये सूट पहना है, मैं अगर यही मैं धोती कुर्ता पहन के बैठ जाऊंगा तो लोग सीरियसली नहीं सुनेंगे मुझे।
मालूम है। लेकिन इंडिया में, भारत में ये कॉस्ट्यूम नहीं है। बाहर से लोग भारत में आते हैं सनबाथ लेने के लिए, इतना पैसा खर्चा करने के लिए, और हमारे पास वो है लेकिन हम सब ढक के रखते हैं। उनकी वो जरूरत है। हम हमारा नेक्स्ट मतलब हमारी दो किडनी है, एक हमारी किडनी और दूसरी कौन सी है, कमेंट कर दो। ओके। तो दूसरी कौन सी है, हमारी स्किन। स्किन उसी को हमने ढक के रखा है, उसके पोर्स ओपन ही नहीं है, तो वहाँ पे टॉक्सिन्स अकोमुलेट हो रहे हैं। ओके। तो क्या क्या चेंज करेंगे, मैं तो बहुत सारा बताऊंगा आपको, सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन चेंज कर पाएंगे क्या? कुछ चेंज मत करो, खाओ पियो ऐश करो, एंजॉय करो, आपका प्रोफेशन एंजॉय करो, आपके हैबिट्स एंजॉय करो, लेकिन ह्यूमन गैरेज में पार्क करो। या फिर एक एस्पेक्ट मेरा ऐसा है कि जहाँ पे हमारा मिशन है, मिशन हर घर हीलर, जिसमें हर कोई हीलर बन सकता है। आप भी, वो चाहे डॉक्टर है ना है, चाहे वो पढ़ा लिखा है ना है, वो एक हीलर बन सकता है, खुद को भी हील कर सकता है। एक एटलीस्ट वो 100 पेशेंट है या 100 बीमारियां है, उसमें 70% पे वो खुद ही रिहैब कर लेगा। ओके। उसके लिए हमारे कैंप होते हैं जिसमें हम ये बॉडी अलाइनमेंट, मसल रिलीज, विसरल ऑर्गन का कुछ रिलीज, ये लेमैन को समझ में आए ऐसी कुछ टेक्निक्स उनको समझाते हैं। ओके। फिर ये पोस्चर करेक्शन, उठना बैठना, ये सब हैबिट्स, और क्लींजिंग, लिवर क्लींज, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, या अपना गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर, यूटेरस, हार्ट क्लींजिंग, लंग क्लींजिंग कैसे करना है, एसिडिटी क्लींजिंग, ब्लड का पैरासाइट क्लींजिंग, ये उनसे हम करवा लेते हैं पूरे रेसिडेंशियल 2 दिन के कैंप में, और वैसा ही उन्हें उनके घर पे करना होता है। ओके। तो ये प्रोग्राम भी हम रन करते हैं जिसमें लर्न एंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम रहता है। ओके। इसके लिए आपको, आप कहीं पे भी हो दुनिया से, आपको आना पड़ता है शंकर भगवान की सिटी नासिक में आना पड़ता है। तो सर आपने बात किया फ्लैट फीट के ऊपर, तो फ्लैट फीट अगर किसी का है तो उसको करेक्ट करने के लिए एक तो बॉल रोल करना चाहिए, और वो शूज शूज आपने जो मेंशन किया, तो शूज किस टाइप के यूज करना फॉर्मल चाहिए? शूज जो है हाँ। वो बंद कर दो। ओके। हम जो पॉइंटेड शूज यूज करते हैं वो बंद कर दो। ओके। बाटा ब्रांड आपने सुना है? बाटा के शूज देखने में इतने अट्रैक्टिव, बाटा के शूज देखने में इतने अट्रैक्टिव नहीं रहते, लेकिन उनका आप अगर सामने देखेंगे तो वो वाइड उनका कर्व रहता है। वो क्यों है कि हमारे स्पेस जो है उंगलियों को मिला है वो फ्री रहे। तो जो साइज आपको लगता है कि मेरे लिए प्रॉपर है, उससे एक साइज ज्यादा ही लो। अच्छा। स्पोर्ट शूज आप मोस्टली प्रीफर करो, ओके। या कैनवास शूज प्रीफर करो जिसमें आपके पूरे उंगलियों का मोबिलिटी रहे। क्रॉक्स हम छोटे बच्चों को जो पहनाते हैं वो ही कॉज है कि पहले जो चप्पल, या पहले के जमाने में तो पादुका पहनते थे, वो तो और ज्यादा फ्लैट रहता था। वो तो फ्लैट रहते, लेकिन उसको ग्रिप सिर्फ उंगली में है, तो उंगली से उसको पकड़ के रखना है ना। तो जब ये मैं थंब को ऐसे करूंगा तो ये कर्व मेंटेन रहेगा ना मेरा। समझ में आ रहा है? अभी ये ग्रिप ही नहीं है, इसको कैसे भी रखो आप पैर को, बाकी पकड़ कवर किया है तो क्या होता है, वो कैसे भी पैर गिरता है, तो वो ग्रिप ही मेंटेन नहीं रखता है पैर, और फिर तो क्रॉक्स यूज करना बंद करो। हाँ, ओके। फॉर्मल शूज जो आप पॉइंटेड यूज कर रहे हैं वो बंद कर दो, एक साइज बढ़ा दो, और आर्च होना बहुत जरूरी है शूज में। ओके। तो आर्च अभी स्पोर्ट्स शूज में तो शॉप में भी मिलते हैं, कस्टमाइज आपके हिसाब से आप कट करके वो शूज में डाल सकते हैं, वो ले लो और आर्च रखो उसमें। ओके, तो ये करो उसमें मेंटेन, और बॉल को रोल करो। बाकी हमारे पास आएंगे तो और भी चीज़ें हम लोग आपका प्लांटर फेशिया, क्योंकि फ्लैट फिट है तो काफ रिलीज करना भी जरूरी है, प्लांटर फेशिया रिलीज करना जरूरी है। ओके, वो एक बार कर लेंगे। तो ये मसल रिलीज के लिए कोई घर पे यूज करने के लिए टेक्निक है जिससे हमारी काफ्स या मसल रिलीज हो? ये जो आपका, जो भी आपकी नर्व है, या फिर जो भी नर्व नहीं बोलूंगा, मसल चेन है, उनके एंड्स जो है ना, नर्व के मसल चेन के, वो आपके उंगली, हाथ में और पैर में आके वो एंड होते हैं। ओके, वहाँ पे वो डेलिकेट होते जाते हैं, ये रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप एक्यूप्रेशर देखेंगे तो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी देखेंगे, तो यहीं पे सब पॉइंट रहते फीट में या फिर पाम में, उससे बाकी सब बॉडी को ठीक करते हैं। ओके, तो ये कनेक्शन। तो आप क्या किया करो, जो कंघी रहता है हमारा, उससे ही आप हाथ पे ऑयल नारियल का या फिर आप मॉइस्चराइजर लगा के उसको जो है उससे रगड़ा, आवाज आएगा, कर आवाज आएगा, लेकिन आपको फिर महसूस होगा। ओके, हाथ में दर्द है, बहुत पेन हो रहा है, एल्बो में पेन है, आप ये मसल को रिलीज करो। तो ये जो है ना हमारे ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं, तो ट्रेनिंग में हम एग्जैक्टली क्या सिखाते हैं, क्या क्या कवर करते हैं, कैसे एक मेडिको है
या मेडिकल फील्ड से भी नहीं है, वो ये फील्ड में आके कुछ लोगों को सेवा देना चाहता है, उससे पैसा भी उसको मिलेगा, वैलिड सर्टिफिकेशन देना चाहता है, गॉट इट। तो वो सब हमारे ट्रेनिंग में हम कवर करते हैं। हैंड्स ऑन वर्कशॉप है, ऑनलाइन सेशन है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है। उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं ऑलरेडी वेबिनार कंडक्ट करता हूँ। हर 15 दिन में एक वेबिनार मेरा रहता है जो पेड रहता है। तो वो वेबिनार का भी हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें लोग देख सकते हैं। ओके। और दूसरा, ये जो ह्यूमन गैरेज है कि सेल्फ रिहैब क्या है, हम क्या रेमेडीज देते हैं, क्या थेरेपीज देते हैं, सिम्टम्स क्या है, कैसे हमें लाइफस्टाइल जो है मेंटेन करना है, खाने का समय क्या होना चाहिए, सब चीज़ें इसमें। तो ह्यूमन गैरेज के बारे में जानकारी देने के लिए, या डिटॉक्स थेरेपी क्या है, क्लींजिंग कैंप हम लोग लेते हैं, रिसोर्ट में लेते हैं। जैसे हमारे आप कैंप देखेंगे तो हैदराबाद, अभी कोयम्बटूर में हम लोग लगभग 1500 लोगों का हम लोग रिहैब का या फिर ये सब क्लींजिंग, नाड़ी चिकित्सा, बोन सेटिंग, इसका हम कैंप लगा रहे हैं। फिर नासिक में तो रेगुलरली होते ही है हर महीना, लोनावाला में दिल्ली एनसीआर में भी हम प्लान कर रहे हैं। तो हमारे कैंप भी होते रहते हैं, इसमें भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नहीं आ सकते आप, आपके घर से हम लोग यहाँ से आपको गाइड करेंगे, वैसे भी आप घर पे आपका क्लींजिंग कर सकते हो। लेकिन वो क्लींजिंग थेरेपी है क्या, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कितना इफेक्टिव है, उसके टेस्टिमोनियल्स क्या है, उसके लिए भी मैं एक वेबिनार लेता हूँ। ओके। तो उसका भी एक लिंक डाल देंगे, तो कोई मतलब चाहे पेशेंट है या फिर स्टूडेंट है, दोनों देख सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा करियर का ऑप्शन भी बन जाता है। ये सीखते सीखते हम खुद भी हेल्दी रहने लगते हैं, हमें भी पूरा फ्रीडम मिलता है खाने पीने का, और हम बाकी लोगों को भी हेल्दी रख सकते हैं। और दूसरा, बच्चों के लिए अभी हमारा जो टारगेट है कि धीरे धीरे बड़ों को कवर करते करते हम बच्चों तक जा रहे हैं। तो बचपन में ही बच्चों को हम ये सब सिखाएंगे, उनके बैठने चलने उठने का आदत जो है थोड़ा चेंज करेंगे। बाबा गाड़ी जो हम बच्चों को देते हैं वो हम बंद कर देंगे। ओके। वो क्या होता है, बाबा गाड़ी में वो पहले जो रहता था पकड़ के बच्चा चलता था, तो चलने का टेक्निक सीखता था, अभी उसको हम बिठा देते हैं वो झोली में, तो नीचे उसका पैर कैसे भी गिर रहा है, तो उसको वो टेक्निक ही नहीं आ रही प्रॉपरली कि पैर कैसे डालना है। तो वो चलने तो लगता है, लेकिन उसका पैर कभी ऐसे गिर रहा है कि अभी वो क्या, उसका हाइट कम है, वेट कम है, ग्रेविटी का इफेक्ट कम है उसके ऊपर, वो चल लेता है, लेकिन वही उसकी आदत हो जाती है, वो पैर ऐसा ही डालता है। और बहुत सारी आदतें है ना, ये बाय जेनेटिकली भी हमारे साथ आती है, कि मेरे दादाजी अगर ऐसा पैर डालते थे तो मेरा भी ऐसा ही गिरता है। तो ये एजुकेशन से हमें वो हैबिट बदलनी चाहिए, तो इसे रिहैब बोलते हैं। अभी ये रिहैब जो है, इसके ऊपर और एक बड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा, वो हम अगले पॉडकास्ट एक बना के उनको देंगे कि रिहैब हम बोलते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास रिहैब के लिए जाते हैं, लेकिन रिहैब होता ही नहीं है इंडिया में। रिहैब मतलब उसी हैबिट को चेंज करके नया हैबिट लाना बॉडी में, वो ऐसा एक दिन में या मशीन लगा के नहीं होता है, तो इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। हम लोगों ने बात किया बॉडी अलाइनमेंट के बारे में, डेली पोस्चर्स के बारे में, कैसे डेली पोस्चर्स हमारी बॉडी अलाइनमेंट खराब करती है। जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें भी जो इश्यूज होते हैं वो काफ़ी बार बॉडी अलाइनमेंट से होते हैं। उसके बाद इन क्या डे टू डे हैबिट्स होनी चाहिए जिसके वजह से ये बॉडी अलाइनमेंट्स का इशू ना आए, ये बॉडी अलाइनमेंट्स डिसफंक्शंस या फिर डिस बैलेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। सो हमने काफ़ी चीज़ें कवर की, एक कायरोप्रैक्टर क्या करता है, आपका डिवाइन टच हाउ इट इज़ वर्क, व्हाट इज़ ह्यूमन गैराज। सो ये जो पॉडकास्ट था इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर हेल्थ और टू एंड वी आर एवरी। ऑलवेज अवेलेबल फॉर वन टू वन कंसल्टेशन। ओके। कितना भी टाइम चाहिए, आप नंबर डिस्क्रिप्शन में दो, फ्लैश कर दो, सो पीपल कैन कॉल अस डायरेक्टली, और Sure. आपको हम उनका पोस्चर भी एनालाइज करके देंगे, वो फोटोज भेजेंगे तो भी हम डायग्नोज करके देंगे। और नियर बाय में कोई हमारा हीलर है, ऑल ओवर इंडिया में अभी 1000 से ज़्यादा हीलर्स काम कर रहे हैं, हम उनको रिकमेंड भी कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू टू बी ऑन द पॉडकास्ट, थैंक यू। यस सर, थैंक यू।